हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस लाइफ प्रोसेस, जो चैप्टर 6 है, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। अब इस चैप्टर में जो लाइफ प्रोसेस है, लाइफ का मतलब क्या है? जिंदगी, जीवन, और प्रोसेस प्रक्रिया। जीवन को एग्जिस्ट करने के लिए, लाइफ एग्जिस्ट होने के लिए कौन कौन से प्रोसेस की जरूरत होती है। इसका मतलब लाइव या लिविंग थिंग, जिससे ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी फंक्शन को मेंटेन कर सके, उनके लिए किन किन प्रोसेस की जरूरत होती है, और वो प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग का मतलब है विच कैन मूव, विच कैन ग्रो, जो मूव हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जो इसकी ग्रोथ होती है, जो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसे हम लिविंग थिंग बोलते हैं। लिविंग थिंग में प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल, और प्लांट भी हमारे लिविंग थिंग है। क्यों? क्योंकि वो भी ग्रो होते हैं, और वो ग्रोथ उनकी कहां से होती है? अकॉर्डिंग टू हाइट, हाइट के हिसाब से, और स्टेम की, स्टेम की ग्रोथ होती है, विड्थ बढ़ जाती है उसकी, और रूट की ग्रोथ जो नीचे की तरफ जाता है। ऑल द लिविंग थिंग परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस, जितने भी लिविंग थिंग हैं वो कुछ ना कुछ लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। जैसे लाइफ प्रोसेस में क्या होगा? ग्रोथ, मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे प्लांट में मूवमेंट के बदले हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। एक्सक्रीशन, जो वेस्ट मटेरियल है जो शरीर में एक्यूमुलेट हो जाता है या प्लांट के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, उस वेस्ट मटेरियल को निकालने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तीसरा हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मींस जो प्रोड्यूस करता है एनर्जी, कब? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जब फूड ऑक्सीडाइज होता है और वो फूड ऑक्सीडाइज होकर सेल पर जाता है, और सेल क्या करता है? ऑब्टेन गेट एनर्जी। सर्कुलेशन, जो प्रिपेयर्ड फूड है, जो प्रिपेयर्ड फूड है उस फूड को हर सेल के पास पहुंचाने का काम वो कौन सा है? ट्रांसपोर्टेशन का, सर्कुलेशन का। किसका? सर्कुलेशन का। तो ये डिफरेंट लाइफ प्रोसेस है जो लिविंग थिंग परफॉर्म करते हैं। अब लिविंग थिंग को ये एक्टिविटी, ये प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहां से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड से जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं वो सोर्स कौन कौन से हैं? फूड। और वो सोर्स कौन सा है? ऑक्सीजन। और वो सोर्स कौन सा है? वाटर। इसका मतलब टू गेट एनर्जी बाय एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए आउटसाइड से क्या लेना पड़ता है? टू टेक फूड टू गेट एनर्जी, ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी, वाटर टू गेट एनर्जी। दीज आर द आउटसाइड रॉ मेटीरियल। ये क्या है? रॉ मेटीरियल, जिससे ऑर्गेनिज्म को क्या मिलती है? एनर्जी। और वो कहां से लेते हैं? फ्रॉम द आउटसाइड इन द एनवायरमेंट। तो इसका मतलब लाइफ प्रोसेस क्या है? ऑल द प्रोसेस विच इज नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो प्रोसेस जो किसी ऑर्गेनिज्म को इस एटमॉस्फेयर पर, इस अर्थ पर एग्जिस्ट होने के लिए जिन प्रोसेस की जरूरत होती है, या अपने आप बॉडी पार्ट को मेंटेन करने के लिए जिन प्रोसेस की जरूरत होती है, उन्हें हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। इसका मतलब ऑल द, वो प्रोसेस, ऐसे कौन से प्रोसेस हैं जो लिविंग थिंग या वन वन के से दैट द थिंग इज अलाइव, कौन कौन से प्रोसेस हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट या ये ऑर्गेनिज्म लाइव है? जब उसमें न्यूट्रिशनल प्रोसेस होगा, जब उसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा, जब उसमें ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगा, जब उसमें एक्सक्रीशन प्रोसेस होगा। ये चार प्रोसेस हैं। इससे ये पता लगेगा कि वन ऑर्गेनिज्म इज अलाइव या द थिंग इज लाइव और नॉट लाइव। और किस एक्टिविटी के बेस पर, किस बेस पर हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म लिव है? इसके बेस पर भी कह सकते हैं। किसके बेस पर? ये प्रोसेस के बेस पर। चार कह सकते हैं। चार प्रोसेस के बेस पर हम क्या कह सकते हैं? द ऑब्जेक्ट या द थिंग्स इज अलाइव। और उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हो रही है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सक्रीशन हो रही है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मूवमेंट हो रही है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो इस हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि दीज ऑर्गेनिज्म आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इसका मतलब आउटसाइड ऑफ द बॉडी से ऑक्सीजन लेना, एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस टू ब्रेक डाउन द फूड फॉर द सेलुलर नीड टू गेट एनर्जी। बाहर से ऑक्सीजन लेना
और उस ऑक्सीजन से फूड को ब्रेक करना। फूड मीन ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज या फूड विच इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ऑक्सीजन टेकन फ्रॉम आउटसाइड, तो ये फूड क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने के बाद ये क्या रिलीज करेगा? 6CO2 एंड प्लस में 6H2O और प्लस एनर्जी। ये हमारी क्या है? रेस्पिरेशन प्रोसेस है। इट मीन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विल टेक प्लेस टू रिलीज एनर्जी, जिसमें फूड ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होने के बाद एनर्जी देगा, उसको हम रेस्पिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। और ये क्या है? इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इक्वेशन ऑफ, ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन है। मीन्स जो ग्लूकोज है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, मीन टूट रहा है, और क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये एक तरह से क्या है? वेस्ट मटेरियल, और हमें क्या मिल रही है इससे? एनर्जी। अब जो फूड लेते हैं फ्रॉम द आउटसाइड, हर ऑर्गेनिज्म का टेकिंग फूड या मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबका अलग अलग है। कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरीके से लिखता है? ऑर्गेनिज्म हमारे जनरली दो टाइप के हैं। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसे हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच कंटेन ओनली वन सेल, और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीसेलुलर, मींस मोर देन वन सेल, और वी कैन से विच कंटेन मिलियन ऑफ सेल, मोर देन वन सेल, उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। जो यूनिसेलुलर सेल है, जो यूनिसेलुलर सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी डिजाइन क्या है? बहुत सिंपल है। उसकी बॉडी डिजाइन क्या है? वेरी सिंपल, कंटेन ओनली वन सेल, उसमें केवल एक ही सेल है। और जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंटेन मोर देन वन सेल, इसका मतलब बॉडी डिजाइन इज मोर कॉम्प्लेक्स, और मोर कॉम्प्लेक्स होने के कारण इनका एक स्पेसिफिक सेल होता है, स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, विच परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक काम करता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज विच कंटेन ओनली वन सेल, जो क्या रखते हैं? केवल वन सेल ऑर्गेनिज्म। नो स्पेसिफिक ऑर्गन नीडेड फॉर टेकिंग फूड, इसमें सिंगल सेल है तो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गन की जरूरत नहीं होती। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का पूरा जो सरफेस है वो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है, और इसे पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन की जरूरत नहीं होती। सारे के सारे जो प्रोसेस हैं ये सिंगल सेल यूनिसेलुलर करता है। क्यों? और दूसरा, इसका जो सरफेस है आर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट टू द एटमोस्फेयर, जिससे क्या होगा? इसमें डिफ्यूजन क्या होगा? सिंपल डिफ्यूजन विल टेक प्लेस। इसमें ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में मिलेगी और सिंपल डिफ्यूजन विल टेक प्लेस। तो देयरफॉर इन यूनिसेलुलर में नो स्पेसिफिक ऑर्गन नीडेड फॉर टेकिंग इन फूड। यूनिसेलुलर को किसी एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ऑर्गन की जरूरत नहीं होती फूड को एनगल्फ लेने के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैस को एक्सचेंज करने के लिए, या रिमूवल ऑफ वेस्ट या वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए। बिकॉज क्यों? क्योंकि एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट, क्योंकि पूरा का पूरा जो सरफेस है वो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है। जब वो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है तो इसका मतलब उसका इनटेकिंग ऑफ फूड कहीं से भी हो जाता है। और यूनिसेलुलर को किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन की जरूरत नहीं होती टू टेक द फूड टू एक्सचेंज ऑफ गैस या वेस्ट को हटाने के लिए। अब ये सिंगल सेल होने के कारण पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म या पूरी की पूरा जो सरफेस है एनवायरमेंट में कांटेक्ट होने के कारण इसके अंदर क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन विल टेक प्लेस। इसमें क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन होता है। लेकिन इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर मोर देन वन सेल, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है, ये क्या होते हैं बेटे? मोर देन वन सेल होते हैं। इट कंटेन मोर देन वन सेल। वन सेल के कारण, ज्यादा एक से ज्यादा सेल होने के कारण, ऑल द सेल मे नॉट बी इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट। इसका मतलब सारे के सारे जो सेल हैं वो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आते। जब एनवायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आते तो इसका मतलब सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट टेक प्लेस। इसमें एक सिंपल डिफ्यूजन नहीं होता। क्यों? ईच ऑर्गन और ईच सेल आर नॉट इन द कांटेक्ट विद द एनवायरमेंट। सारे के सारे जो सेल हैं, हर सेल एनवायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होता। क्यों? कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है और स्पेसिफिक सेल है, स्पेसिफिक ऑर्गन है, और स्पेसिफिक ऑर्गन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। एक स्पेसिफिक ऑर्गन जो है एक स्पेसिफिक काम करता है, और सारे के सारे जो सेल हैं, सारे के सारे जो ऑर्गन हैं, सारे के सारे जो टिश्यू हैं वो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। जब सारे के सारे सेल एनवायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है तो इसका मतलब सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट टेक प्लेस। तो इसका मतलब सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज all the cell are not in the direct contact with the environment.
अब कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सिंगल सेल में डिफिजन सिंपल होता है एज कंपेयर टू मल्टीसेलुलर। व्हाई? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मीन यूनिसेलुलर, ऑल द सरफेस, पूरी की पूरी सरफेस, एंटायर सरफेस इज इन कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट। पूरा का पूरा जो एंटायर सरफेस है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, इसलिए उसमें सिंपल डिफिजन होता है। बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑल द सेल आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट। सारे के सारे सेल जो हैं वो एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं है, इसलिए उसमें सिंपल डिफिजन नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक न्यूट्रिशन, जो हमारा पहला प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन टू गेट एनर्जी। इसका मतलब प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, फूड को लेना और उस फूड को लेने के बाद उस फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है, मींस उस फूड को हमने यूटिलाइज करना है, मींस उसे कन्वर्ट करना है सिंपलर फॉर्म में। जब तक वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। इसका मतलब फूड को हम लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, मींस उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को, जिससे हमें एनर्जी मिले, उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन प्लांट का अलग होता है और एनिमल का अलग होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, एक प्लांट में होता है और एक उसमें होता है एनिमल में। प्लांट इन न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट जनरली क्या है? ऑटोट्रॉफ। दे आर ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब है सेल्फ सिंथेसाइज, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉफ मीन सिंथेसाइज। सेल्फ सिंथेसाइज मीन सेल्फ प्रिपेयर्ड। प्लांट क्या है? दे आर ऑटोट्रॉफ। क्यों है ऑटोट्रॉफ? बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जो ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट या सम ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ आर वो ऑर्गेनिज्म, मींस ऑल द प्लांट एंड सम ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। और ऑल द प्लांट, सारे के सारे जो प्लांट हैं वो ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में आते हैं। एंड दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब ये जो अपना फूड बनाते हो किसके प्रोसेस से बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मींस प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? 6 CO2, 6 H2O in presence of sunlight and chlorophyll give glucose and 6O2. This is the process of photosynthesis. तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं और देयरफॉर प्लांट को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में, वाटर की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, फूड, कार्बोहाइड्रेट एंड गिव ऑक्सीजन। और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। देयरफॉर प्लांट आर ऑटोट्रॉफ। लेकिन न्यूट्रिशन एनिमल में भी है। इसका मतलब एनिमल जो है अपना भोजन खुद नहीं बनाते, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं? दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। प्लांट पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोट्रोप्स। इसका मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल इज, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल इज हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और एनिमल को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रोप। और हेट्रोट्रोप्स क्या है? वो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। विच डिपेंड ऑन अदर, जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। किस पर? प्लांट पर और उनके प्रोडक्ट पर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं प्लांट पर। हेट्रोट्रोप्स लाइक एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट और एनिमल फॉर देयर फूड। इसका मतलब हेट्रोट्रोप्स जो एनिमल है वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं? या तो प्लांट पे रहते हैं या ऑर्गेनिज्म में, जिसे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मींस या तो डायरेक्टली प्लांट खाएंगे या एनिमल खाएंगे। जैसे हमने नाम सुना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हर्बिवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। तो हर्बिवोरस वो ऑर्गेनिज्म विच टेक ओनली या विच ईट ओनली प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट, जो केवल प्लांट और उनके प्रोडक्ट खाते हैं, तो डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। और कार्निवोरस आर दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली मीट या फ्लैश, जो केवल क्या खाते हैं? मीट और फ्लैश। जो मीट और फ्लैश खाते हैं, इसका मतलब वो भी प्लांट ही लेते होंगे। तो इसका मतलब ये
एनिमल जो है डिपेंड, कार्निवोरस आर दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली मीट, और मीट या फ्लैश लेते हैं तो ये जो जिस ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, जिस एनिमल को खाते हैं, वो भी किस पे डिपेंड रहता है, प्लांट पे। तो इस और इस तीसरा क्या है, ओमनिवोरस विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, जो प्लांट और एनिमल दोनों से बने हुए प्रोडक्ट को खाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस। तो एनिमल जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड किस पर रहता है, प्लांट पर डिपेंड रहता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने पढ़ा दो टाइप के, एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे बोलेंगे, the mode of nutrition in which an organism like plant, all plant make their food with the help of carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll by the process of photosynthesis। जो आपने अभी किया था कि प्लांट और ऑटोट्रोप दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो प्लांट के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्यों है, क्योंकि प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। कौन किसके प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब खाना बनना, ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोज का बनना किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के बनने को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और ये टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा क्या कहलाता है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा क्या कह रहा है, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दे डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड, मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे रहते हैं, प्लांट पे रहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड, किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड रहे या इनडायरेक्टली डिपेंड रहे, उसे हम क्या बोलेंगे, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ज्यादातर जितने भी एनिमल हैं उनमें क्या होता है, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीन टाइप के, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक द सॉलिड फूड, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या लेता है, सॉलिड फूड को बॉडी के अंदर ले जाता है। जैसे हमने रोटी खाई, रोटी क्या है, सॉलिड फूड, और उसे क्या ले लिया, बॉडी के अंदर ले गए, थ्रू द माउथ, मुंह के अंदर ले गए, इसका मतलब बॉडी के अंदर उसको ले गए, सॉलिड फूड को लिया, और ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी इन सिंपलर फॉर्म। और जब हमने उसे सॉलिड फूड को टेक इनसाइड द बॉडी, और उस सॉलिड फूड को, उस कॉम्प्लेक्स फूड को हमने किस में कन्वर्ट किया, सिंपलर फॉर्म में, और वो सिंपलर फॉर्म में कहां कन्वर्ट हुआ, बॉडी के अंदर, उसे हम बोलेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टेकिंग ऑफ सॉलिड फूड का लेना बॉडी के अंदर, और उसी बॉडी के अंदर इनसाइड द बॉडी उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें मेन जो है आपके प्रोसेस होते हैं चार। पहला कौन सा, हमारा पहला कौन सा होता है, जैसे इंजेक्शन हो गया, मींस टेकिंग ऑफ फूड, फिर क्या हो गया, रेस्पिरेशन, डाइजेशन हो गया, फिर क्या हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, फिर क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो इसे बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जांपल क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। अमीबा यूनिसेलुलर और ह्यूमन बीइंग इज मल्टीसेलुलर। इसका मतलब जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा में वही मोड ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग में। अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ह्यूमन बीइंग का मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों का सेम है, दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, जिसमें सॉलिड फूड हम खाते हैं और बॉडी के अंदर ही उसको क्या कन्वर्ट होता है, सिंपलर फॉर्म में। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो ऑर्गेनिज्म जो सड़ी हुई चीजें, मरी हुई चीजें खाते हैं, जो अपना भोजन किससे ऑब्टेन करते हैं, सड़ी गली हुई चीजों से, मरी हुई चीजें खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Saprophytic mode of nutrition are those organisms whose mode of nutrition in which an organism obtain their food from dead and decay matter। जो अपना भोजन मरी हुई, सड़ी हुई, गली हुई चीजों से ऑब्टेन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो सड़ी हुई चीजें, गली हुई चीजें, मरी हुई चीजें खाएंगे और उन्हीं से उनका पेट भरता है, तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, जैसे फंगी।
तीसरा हम पढ़ रहे हैं बेटे पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन करता है। एक जिंदा ऑर्गेनिज्म से ही अपना भोजन ऑब्टेन करता है। दोनों क्या होंगे? लिविंग होंगे। दोनों क्या होंगे? लिविंग होंगे। और जो भोजन ऑब्टेन करेगा वो पैरासाइट, और जिससे भोजन लेगा, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में लेगा, उसे बोलेंगे होस्ट। जैसे प्लाज्मोडियम मच्छर, वो क्या करता है? ह्यूमन बीइंग से ब्लड क्या करता है? सक करता है। तो प्लाज्मोडियम द मॉस्किटो विच टेक द फूड फ्रॉम ह्यूमन बीइंग से उसने फूड लिया, तो ह्यूमन बीइंग इज होस्ट, और जिसने लिया प्लाज्मोडियम मॉस्किटो दैट इज पैरासाइट। जो भोजन लेता है वो पैरासाइट, जिससे भोजन लेता है वो host. Parasitic mode of nutrition, the mode of nutrition in which an organism obtain their food from living organism. वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है। जिंदा ऑर्गेनिज्म में जो लिविंग ऑब्जेक्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसी से ही अपना भोजन लेगा। और पैरासाइट लिव इनसाइड और अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड होस्ट। इसका मतलब जो लेगा वो पैरासाइट, जो किसके? किसी ऑर्गेनिज्म से भोजन अंदर से लेगा या बाहर से लेगा। तो इसका मतलब जो भोजन लेता है वो पैरासाइट, और जिससे लिया वो होस्ट, एंड ड्राइव द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट, और उस होस्ट से अपना भोजन लेता है। पैरासाइट क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड को ऑब्टेन करता है। जैसे मॉस्किटो ने ऑब्टेन किया फूड किससे? ह्यूमन बीइंग से, तो ह्यूमन बीइंग इज होस्ट, और जिसने भोजन लिया मॉस्किटो, दिस इज पैरासाइट। जिसने भोजन लिया वो पैरासाइट, जिससे भोजन लिया, जिससे ऑब्टेन किया भोजन, वो होस्ट। तो इसीलिए मॉस्किटो इज पैरासाइट और ह्यूमन बीइंग इज होस्ट। एंड एग्जांपल आपका कसकटा, जिसे हम प्लांट पैरासाइट या अमरबेल भी कहते हैं, और दूसरा नाम है टिक। ये क्या हमारे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मींस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से प्लांट जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए, ये प्लांट है। अब कार्बन डाइऑक्साइड सी, ये सी, और ये क्या है? दो ऑक्सीजन, CO2 उसने एनवायरमेंट से ली। कहां पर किसने एब्जॉर्ब किया? लीव्स ने। क्यों? क्योंकि किचन ऑफ सेल। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहां होता है? लीव्स में होता है। कहां होता है? स्टेम में होता है। कहां होता है? रूट में होता है। लेकिन मेन जो हमारा किचन ऑफ सेल है दैट इज नोन एज लीव्स। और वाटर कहां से लेगा? वो सॉइल से, थ्रू द रूट्स क्या होंगे? जो आपके रूट हेयर हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, और उस वाटर में क्या होगा? जैसे सॉइल में कुछ मिनरल होंगे, वो पानी में डिजोल्व हो जाएंगे। तो इसका मतलब रूट जो है वो पानी एब्जॉर्ब करेगा। रूट क्या करेगा? पानी एब्जॉर्ब करेगा। कहां से? फ्रॉम द सॉइल। और उस वाटर में जो क्या होंगे? मिनरल्स होंगे। वो मिनरल्स वाटर में किस फॉर्म में होंगे? डिजोल्व फॉर्म में। तो इसका मतलब प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। ये प्लांट जो है फूड प्रिपेयर करेगा किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वाटर फ्रॉम द सॉइल, और वो कहां से? रूट से कहां जाएगा? लीव्स तक जाएगा। एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, धूप का निकालना जरूरी है। और विद इन एंड क्लोरोफिल क्या है? दिस इज क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट, जो हरा कलर है, विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स पर जो ग्रीन कलर है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। लेकिन क्लोरोफिल प्रेजेंट कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में। डॉट स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल है जो लीव्स पर हैं, और उस क्लोरोप्लास्ट में जो हरा कलर होगा दैट इज द क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो क्लोरोफिल की वजह से और सनलाइट की वजह से प्रेजेंस से होता है। और हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है? ऑक्सीजन, O2, और शुगर मीन्स हमें ग्लूकोज या फूड मिलता है। क्या मिलता है हमें? फूड। ये हमें देता है, देखो ये प्लांट हमें देता है। और प्लांट जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है तो वो ग्रो होता है। प्लांट का ग्रो होना मीन्स वो फोटोसिंथेसिस खाना बना रहा है। तो प्लांट को ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और न्यूट्रिएंट वो कहां से लेता है? सॉइल से न्यूट्रिएंट डिजोल्व फॉर्म में, और वो किस में डिजोल्व होते हैं? पानी में डिजोल्व होते हैं। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लांट लीव्स क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर लेते हैं, वाटर फ्रॉम द सॉइल, और लाइट से सन एनर्जी, और क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स।
तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और देते क्या हमारे को ऑक्सीजन और क्या देते हैं ग्लूकोज। ये हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। 6CO2 प्लस में 6H2O। अगर हमने 12H2O लिखना है तो 6H2O हमारा बाहर निकल जाएगा। ये हमारा कौन सा साथ में प्रोसेस कहलाएगा? ट्रांसपिरेशन। क्या कहलाएगा? ट्रांसपिरेशन। इसका मतलब हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कई बार क्या होता है, प्लांट में ज्यादा पानी हो जाता है, ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, वो ज्यादा पानी जिसको प्लांट की जरूरत नहीं होती वो क्या होना होता है? एवोपरेट होना होता है। तो ये क्या है, जब एक्सिस वाटर लीव्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स इन फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर की फॉर्म में जब अधिक पानी इवोपरेट हो जाता है सरफेस ऑफ द लीव से, उसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ये क्या है? 12H2O। अगर 6H2O होगा तो इसका मतलब ये वाटर रिलीज नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं होगा। तो 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर ली कहां से? कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर से, वाटर फ्रॉम सॉइल से, सन एनर्जी फ्रॉम सन से, क्लोरोफिल ग्रीन डॉट है तो क्या बना दिया? फूड बना दिया, ग्लूकोज बना दिया, शुगर बना दिया और क्या रिलीज करा? ऑक्सीजन रिलीज कर दिया। इसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अभी जो फूड है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, ये विच आर नॉट यूज इमीडिएटली, ये ग्लूकोज ये जो सॉरी कार्बोहाइड्रेट जो है प्लांट कभी भी इमीडिएटली जैसे ही बनाता है वैसे यूटिलाइज नहीं कर पाता। तो वो क्या कर लेता है? उस कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर लेता है किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। और वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेता है प्लांट अपने आप इनसाइड द प्लांट। तो वो जब इसको जरूरत होती है एनर्जी की तब वो स्टार्च को क्या करता है? रिलीज करता है ताकि प्लांट को ग्रो होने के लिए। तो विच रिजर्व एज द इंटरनल एनर्जी, विच मीन जो स्टार्च है, और ये स्टार्च स्टार्च क्या था? जो कार्बोहाइड्रेट जो डायरेक्टली यूज नहीं हुआ था। जब कार्बोहाइड्रेट प्लांट डायरेक्टली या इमीडिएटली यूज नहीं कर लेता, उस कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट करता है और वो अपने में स्टोर कर लेता है और एज ए इंटरनल एनर्जी यूज कर लेता है। जब प्लांट को एनर्जी की जरूरत होती है, स्टार्च की जरूरत होती है, तब वो क्या करते हैं? एनर्जी की तरह यूज करता है, तो रिलीज करता है। यूज्ड व्हेन इट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, स्टार्च तभी यूज करता है जब प्लांट को जरूरत होती है। अब एंजाइम क्या? दीज आर द बायोकैटलिस्ट विच कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। जब कॉम्प्लेक्स इन नेचर फूड होती है, अगर उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ बायोकैटलिस्ट सब्सटेंस यूज करते हैं, कुछ केमिकल यूज करते हैं, कुछ एलिमेंट यूज करते हैं, कुछ कंपाउंड यूज करते हैं। उन कंपाउंड को हम एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उन बायोकैटलिस्ट सब्सटेंस को, कंपाउंड को हम एंजाइम बोलते हैं। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है तो उसके लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या चाहिए? सनलाइट, और क्या चाहिए? क्लोरोफिल, और क्या चाहिए? वाटर। तो रॉ मटेरियल यूज फॉर द फोटोसिंथेसिस, पहला सनलाइट फ्रॉम द सन, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, क्लोरोफिल हो गया। और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है? फ्रॉम द एटमोस्फेयर, फ्रॉम द एटमोस्फेयर। और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कौन एब्जॉर्ब करता है? लीव्स में। लीव्स में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? उन छोटे छोटे पोर्स में एंटर करता है। उन छोटे छोटे पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो एक तरह से स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा आर टीनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। सरफेस ऑफ लीव्स में छोटे छोटे जो छेद होते हैं, छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा में क्या होता है? गैस पास होती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है अंदर और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। एंड ऑक्सीजन इज रिलीज बाय द प्रोडक्ट थ्रू द स्टोमेटा ऑन द लीव्स। स्टोमेटा जो सरफेस ऑफ द लीव्स में है वो क्या है? टीनी पोर्स, छोटे छोटे छिद्र छेद, और जिनमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गैस जाती है और ऑक्सीजन निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए प्लांट कहां से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम आउटसाइड। उसके बाद क्या कहता है? वाटर। वाटर कहां से लेता है प्लांट? सॉइल से, आपको बताया था। वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आर टेकन अप बाय द रूट ऑफ द सॉइल। इसका मतलब प्लांट का जो रूट पार्ट है वो क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है और क्या लेता है? मिनरल लेता है। मिनरल किसमें? डिजॉल्व फॉर्म में। और कहां तक ले जाता है? रूट तक लीव्स तक ले जाता है। और ले जाने का काम कौन करता है? एक टिश्यू है जिसे हम क्या बोलेंगे? जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू जो वाटर और मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव्स ले जाता है। और जाइलम टिश्यू पानी या मिनरल केवल एक ही डायरेक्शन में ले जाता है, इन अपवर्ड डायरेक्शन में। किसमें? एक अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन मिनरल के साथ साथ वाटर में क्या होता है? नाइट्रोजन क्या करता है? ज्यादा एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन। प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन मैक्सिमम अमाउंट। नाइट्रोजन जो है प्लांट सबसे ज्यादा लेता है। और वो जो नाइट्रोजन लेता है वो किस फॉर्म में लेता है प्लांट? नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में। नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में प्लांट जो है नाइट्रोजन को लेता है।
प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ आइदर नाइट्रेट और नाइट्राइट्स विच हेल्प टू सिंथेसाइज प्रोटीन। जब वो नाइट्रोजन लेता है नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में, इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि ये प्रोटीन बनाने के काम में आता है। मींस फूड के अंदर जो प्रोटीन बनता है वो इसी नाइट्रेट और नाइट्राइट से बनता है। और वो कहां से लेता है? फ्रॉम द सॉइल। और हमें पता है नाइट्रोजन सबसे ज्यादा सॉइल में प्रेजेंट होता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस का जो साइट है जहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना ज्यादातर, वो कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट कहां है? सरफेस ऑफ द लीव्स में, लीव्स में। इसका मतलब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। और क्लोरोप्लास्ट का एक सेल ऑर्गेनिला है। दीज आर द ग्रीन डॉट सेल ऑर्गेनिला इन द लीव्स विच कंटेन क्लोरोफिल या ग्रीन पिगमेंट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन डॉट सेल ऑर्गेनिला जो क्या रखते हैं? ग्रीन कलर, ग्रीन पिगमेंट रखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। मेन इवेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट होते हैं? विच आर द मेन इवेंट, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो कौन कौन सी घटनाक्रम होती हैं, कैसी कैसी घटनाएं होती हैं, तो उसका इवेंट बताया गया। पहला पॉइंट क्या कह रहा देखिए, सबसे पहले ये हमारा क्या? लीव्स है। क्या है ये? लीव्स। लीव, लीव में ग्रीन क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर है। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल। और ये क्या है? सन। सन से क्या लेता है? लाइट एनर्जी। और वाटर कहां से लेगा? सॉइल से। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेगा? फ्रॉम एनवायरमेंट से। लीव्स में जो क्लोरोफिल है, देखिए जरा, मेन इवेंट टेक प्लेस इन द फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोफिल है, लीव्स में जो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, उस क्लोरोफिल का काम क्या है? सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। एनर्जी क्या करता है? कौन सी एनर्जी? सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। कौन सी एनर्जी? सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। सोलर एनर्जी या सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। कौन? क्लोरोफिल। और उस इट मीन क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, सन एनर्जी। और वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? केमिकल एनर्जी में। इसका मतलब जैसे ही क्लोरोफिल सन एनर्जी, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब केमिकल एनर्जी मीन्स केमिकल रिएक्शन होगा, जब क्या होगा? केमिकल रिएक्शन, तो हमारा जो वाटर है H2O, ये टूट जाएगा किसमें? हाइड्रोजन में टूट जाएगा और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ऑक्सीजन हमें अलग मिल जाएगी। ये हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड हो जाएगा। मींस कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड किस में बनेगा? ग्लूकोज में बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस इनटू ग्लूकोज। जैसे 6CO2 प्लस में H2O दैट गिव्स C6H12O6 प्लस में 6O2। जो हमें ये ऑक्सीजन मिला वो हमें किससे मिला? जब वाटर हमारा टूटा। इसका मतलब ऑक्सीजन इज ऑब्टेन बाय ब्रेकिंग ऑफ किससे? वाटर से। और जो ग्लूकोज मिला वो किससे मिला हमें? कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस इनटू ग्लूकोज, वेयर एज ऑक्सीजन जो हमें मिला वो वाटर से के ब्रेकडाउन पर मिला। तो इसका मतलब जो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये हमारा यहाँ पर लाइट एनर्जी और ये क्या है? क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस का मेन काम क्या है? फूड को प्रिपेयर करना, फूड को प्रिपेयर करना। तो इसका मतलब मेन प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस का जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। क्या है? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। और ये O2 क्या है? बाई प्रोडक्ट। ये क्या है? बाई प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये बाई प्रोडक्ट है। और इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो ये कार्बोहाइड्रेट क्या मिल गया है? ये कार्बन, ये ऑक्सीजन किस में चलेगी? एयर में चलेगी। और ये जो फूड है वो किस में? ग्लूकोज क्या है जो, वो किस में चेंज हो गया? स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। बताया था आपने कि जो ग्लूकोज है या जो आपका क्या कहते हैं फूड है, कार्बोहाइड्रेट है, वो डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं होता, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो प्लांट के अंदर स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद हम इसे चेक कर सकते हैं उस फूड में क्या स्टार्च है या नहीं है। हम कैसे? बाय आयोडीन सॉल्यूशन से। आयोडीन सॉल्यूशन से हम स्टार्च की प्रेजेंस चेक कर सकते हैं। और उस स्टार्च में अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, अगर उसका कलर डार्क ब्लू हो जाता है, आयोडीन सॉल्यूशन अगर उस स्टार्च में डालेंगे तो क्या होगा? इट सो, अगर डार्क ब्लू कलर हो जाता है तो इट मीन इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, वो स्टार्च है। अब इवेंट टेक प्लेस इन फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से इवेंट होते हैं देखिए। सबसे पहले कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। फिर क्या कर रहा है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की उसे किस में कन्वर्ट करेगा? केमिकल एनर्जी में।
और ब्रेकिंग ऑफ वाटर, वाटर जो है वो टूटेगा किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ये ऑक्सीजन हमारा बाय प्रोडक्ट होगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस मींस क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा होगा आपने, मींस एडिशन ऑफ आपका इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में H क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन जो रह गया था वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट में। दीज स्टेप नीड नॉट टू टेक वन आफ्टर द इमीडिएटली, ये जितने भी इवेंट है चार के चार, ये जरूरी नहीं है कि एक के बाद इमीडिएटली दूसरा स्टेप हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये कहां पर एग्जाम्पल दे रहा है कि डेजर्ट प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट and prepare an intermediate which is act upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। तो एक एग्जांपल बता दिया है कि जो ये इवेंट है एक के बाद एक अचानक इमीडिएटली नहीं होता। इसने एक एग्जांपल बताया, जैसे डेजर्ट प्लांट है, रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं एज ए इंटरमीडिएटर। जब दिन के टाइम सोलर एनर्जी उन पर पड़ती है और क्लोरोफिल एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड रात को एब्जॉर्ब करता तो इमीडिएटली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना था, लेकिन वो नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इमीडिएटली नहीं होगा जब तक प्रेजेंस ऑफ लाइट नहीं हो। एग्जाम्पल आपको बता रखा है कि रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, उसे स्टोर कर लेते हैं एज ए इंटरमीडिएटर, फिर दिन के टाइम वो सोलर एनर्जी पड़ती है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। फिर हमारा आ रहा है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, दीज आर द टीनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव। छोटे छोटे पोर्स जो सरफेस ऑफ द लीव्स में होते हैं उन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, स्टोमेटा। तो व्हाट आर स्टोमेटा, स्टोमेटा जो है छोटे छोटे टीनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स में पड़े हैं। उनका काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैस, और एक्सचेंज ऑफ गैस मीन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, अदला बदली। वो एक्सचेंज ऑफ किस में होता है, लीव्स में भी होता है, रूट्स में भी होता है और स्टेम में भी होता है। एक्सचेंज ऑफ गैस जो है रूट, लीव्स और स्टेम तीनों में होता है। और दूसरा स्टोमेटा क्या करता है, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर की क्वांटिटी को, परसेंटेज को, कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ किसका, ट्रांसमिनेशन के प्रोसेस से। क्योंकि अगर एक्सेस वाटर होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। स्टोमेटा क्या है, ये स्टोमेटा टीनी पोर्स है। जैसे ये टीनी, ये क्या है स्टोमेटा, दीज आर द टीनी, ये टीनी पोर्स, ये लीव्स के ऊपर ऐसे ये टीनी पोर्स होते हैं। और ये क्या है, ये टीनी पोर्स, और इसमें ये क्या है, ये जो पोर्स, ये वाले पोर्स, दीज आर, ये स्टोमेटल पोर है, ये स्टोमेटल पोर है, दीज आर द स्टोमेटल पोर। और ये क्या है, गार्ड सेल, ये क्या है, गार्ड सेल। और इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, और जो जो किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के। और ये क्या है, इसके ऊपर लीव्स के ऊपर ये स्टोमेटल पोर्स होते हैं। और इन स्टोमेटल पोर्स को, जो स्टोमेटा है, टीनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, ये जो स्टोमेटल पोर्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, गार्ड सेल प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, गार्ड सेल इस स्टोमेटल पोर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और गार्ड सेल जो है वो क्या है, बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर, राजमा के दाने की तरह। ये जो गार्ड सेल है, ये इन्हीं में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट मीन जो सेल ऑर्गेनेल है, इसमें क्लोरोफिल होता है। तो इसका मतलब गार्ड सेल क्या होंगे, अगर स्टोमेटल पोर्स खुलेगा या बंद होगा, खुलेगा बंद होगा। अगर स्टोमेटल पोर्स खुलेगा तो इसका मतलब गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, स्वेल अप हो जाएंगे। तो इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ गैस विल टेक प्लेस। अगर स्टोमेटल पोर्स बंद हो जाएंगे तो इसका मतलब गार्ड सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो नो एक्सचेंज ऑफ गैस विल टेक प्लेस। इसका मतलब जब पानी एब्जॉर्ब करेंगे गार्ड सेल, तो इसका मतलब स्टोमेटल पोर्स खुल जाएगा और गार्ड सेल स्वेल हो जाएंगे। और अगर मान लो गैस की जरूरत नहीं है प्लांट को, तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। बंद का मतलब श्रिंक हो जाएंगे। तो नो एक्सचेंज ऑफ वाटर, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वाटर क्या करेगा, वो लूज करेगा। और जो स्टोमेटल पोर है वो क्लोज हो जाएगा, जिससे गार्ड सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इसका मतलब स्टोमेटल पोर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे डिपेंड करता है, गार्ड सेल पर करता है। तो यही कह रहा है, प्लांट क्लोज दीज पोर्स स्टोमेटा व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है स्टोमेटल पोर्स बंद हो जाते हैं जब उनको कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर की जरूरत नहीं होती। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। जो पोर्स हैं, जो स्टोमेटल पोर्स हैं, वो ओपन या क्लोज होंगे, वो किसकी हेल्प से होंगे, गार्ड सेल ही स्टोमेटल पोर्स को ओपन करेगा और गार्ड सेल ही स्टोमेटल पोर्स को क्या करेगा, क्लोज करेगा।
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स ओनली कंट्रोल बाय द गार्ड सेल। गार्ड सेल ही स्टोमेटल पोर्स को ओपनिंग और क्लोजिंग करेगा। जो ओपनिंग और क्लोजिंग है गार्ड सेल की, वो ओपनिंग और क्लोजिंग जो पोर्स की है वो कंट्रोल गार्ड सेल ही करेगा। द अपर्चर ऑफ द स्टोमेटल पोर्स इज कंट्रोल बाय द टू गार्ड सेल। अपर्चर का मतलब है जैसे ये विड्थ है, ये जो गैप है, कर्व है, जैसे ये क्या है, और एक कई बार क्या होगा अपर्चर, क्या होगा देखिए अपर्चर यहां पर देखिए, ये अपर्चर है, ये क्या है कर्व, जितना ये कर्व है, यहाँ पर कर्व क्या है काफी गहरा है, कर्व क्या है रेडियस कर्वेचर ज्यादा है, यहाँ कर्वेचर कम है। तो इसका मतलब जो कर्व है स्टोमेटल, कर्वेचर ऑफ द स्टोमेटल, स्टोमेटा का जो पोर्स का जो कर्वेचर है वो कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल। कर्वेचर ऑफ द स्टोमेटल पोर्स आर कंट्रोल बाय द गार्ड सेल। ये क्या है, बीन ये गार्ड सेल है, ये क्या है हमारे, ये क्या है गार्ड सेल। और ये गार्ड सेल में क्या है आपके ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट मीन क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल किसके ऊपर है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। और ये क्या है लीज। गार्ड सेल स्वेल, गार्ड सेल अगर स्वेल हो रहा है तो इसका मतलब वाटर, अगर गार्ड सेल स्वेल हो रहा है इन बिटवीन गार्ड सेल स्वेल है तो इसका मतलब व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम एंड कॉजिंग द स्टोमेटल पोर ओपन। गार्ड सेल स्वेल हो रहा है तो स्टोमेटल पोर खुला है, स्टोमेटा ओपन है, एक्सचेंज ऑफ वाटर और एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है। इसका मतलब गार्ड सेल अगर स्वेल है, फूला हुआ है, तो इसका मतलब उसमें जो पोर्स है वो ओपन है, इसका मतलब ये गार्ड सेल स्वेल है। अगर ये बंद हो गया तो गार्ड सेल श्रिंक है। सिमिलरली पोर क्लोज इफ द गार्ड सेल श्रिंक। अगर गार्ड सेल सिकुड़ गया तो स्टोमेटल पोर्स क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिससे नो एक्सचेंज ऑफ गैस विल टेक प्लेस। वॉच ग्लास, इसमें देखो ये एक्टिविटी है, इस वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों है, क्योंकि ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इसके आसपास के सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसीलिए हम इस एक्टिविटी में ये एक्टिविटी आपको कराएंगे। ये एक्टिविटी दिखाया है कि कार्बन, ये जो हमने KOH रखा है, इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। अब जो ऑर्गेनिज्म है, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर हमने पढ़ा है अमीबा, और अमीबा का जो टेकिंग ऑफ फूड है, अमीबा का जो टेकिंग ऑफ फूड है वो क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ेंगे पहले अमीबा का। अमीबा यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, फूड इज टेकन अप थ्रू द एंटायर सरफेस। अमीबा जो यूनिसेलुलर में पूरा का पूरा सरफेस एनवायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है, इसका मतलब एनवायरमेंट के कांटेक्ट में पूरा का पूरा सरफेस रहता है, तो फूड जो है किसी सरफेस के किसी पॉइंट से वो एनगल्फ कर लेता है, निकल लेता है, और इसमें कौन सा होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसको है क्या, देखिए ध्यान से, जैसे ही अमीबा, ये अमीबा है सिंगल सेल, ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी सेल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि ये कोई भी शेप ले लेता है, कोई भी ये शेप, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, जिसे हम एंडोसाइटोसिस बोलते थे। और ये क्या है न्यूक्लियस, और ये क्या है साइटोप्लाज्म। जैसे ही फूड पार्टिकल इस अमीबा के कांटेक्ट में आएगा, तो अमीबा, जैसे ही क्या नाम है फूड पार्टिकल इस अमीबा के कांटेक्ट में आएगा तो अमीबा एक शेप बना लेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, सीडियोपोडिया। When a food particle come in the contact with the surface of the amoeba, अमीबा के सरफेस में अगर कोई भी फूड पार्टिकल आएगा तो इट मेक द शेप ऑफ सीडियोपोडिया, सीडियोपोडिया की शेप बना लेगा, और फूड पार्टिकल को क्या कर लेगा, वो एनगल्फ, निगल लेगा, पूरे सॉलिड फूड को एंगल्फ कर लेगा, निगल लेगा, और एक गैप सा बना देगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल। और ये जो एनगल्फ करेगा सीडियोपोडिया, जो शेप बनेगी वो क्या करेगी, इस एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो आपका अमीबा है यूनिसेलुलर, उसकी आउटर लेयर या सेल मेम्ब्रेन बड़ी फ्लेक्सिबल है, तो वो क्या करेगा, उसको अपनी सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करेगा, बढ़ा देगा, और जिससे क्या करेगा, वो सीडियोपोडिया शेप ले लेगा। सीडियोपोडिया शेप तभी क्यों लेता हो, क्योंकि उसकी आउटर सेल मेम्ब्रेन वेरी फ्लेक्सिबल है, और वो क्या करता है, फैला देता है, और क्या बना लेता है, सीडियोपोडिया, और फूड को निगल लेता है। जैसे ही फूड को निगल लेगा तो वो क्या बनाएगा, अपने साइटोप्लाज्म में एक फूड वैक्यूल बना देगा, एक गैप बना देगा। उस फूड, वो जो फूड वैक्यूल है वो क्या करेगा, एक टेम्परेरी स्टमक, पेट की तरह काम करेगा, और सारे के सारे प्रोसेस एसिमिलेशन और डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, सारे के सारे उस फूड वैक्यूल में होंगे। और जैसे ही उसका वेस्ट मटेरियल जब उससे उसमें जो रिलीज होगा, तो वो क्या होगा, जो एनर्जी है वो तो एब्जॉर्ब कर लेगा, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, या फूड डिजोल्व फॉर्म में तो एब्जॉर्ब करेगा साइटोप्लाज्म में। लेकिन जब वेस्ट मटेरियल निकलेगा, इस अमीबा जब इसको वेस्ट मटेरियल निकालेगा तो क्या होगा, ये फूड वैक्यूल का साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है, तो वो किसी भी पार्ट से
जो वेस्ट मटेरियल है अमीबा के किसी भी पार्ट से, जहां पर क्या होगा, मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, पतली होगी, तो वो क्या होगा, ब्रस्ट हो जाएगा और किसी भी पार्ट से वो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। और इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन इन अमीबा, व्हेन फूड पार्टिकल कम इन द कांटेक्ट विद, अब देखिए जरा ध्यान से, व्हेन फूड पार्टिकल कम इन कांटेक्ट विद द अमीबा, जैसे ही फूड पार्टिकल अमीबा के कांटेक्ट में आता है, इट फॉर्म ए सीडियोपोडिया, वो एक सीडियोपोडिया की शेप बना लेता है, विच इज एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सीडियोपोडिया क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन, मींस उसकी सेल मेम्ब्रेन इतनी सॉफ्ट है, इतनी फ्लेक्सिबल है कि वो अपनी सेल मेम्ब्रेन को बढ़ा देता है, एक्सटेंड कर देता है, और क्या बना देता है, सीडियोपोडिया। Pseudopodia is formed by extension of cell membrane of amoeba। अमीबा के सेल मेम्ब्रेन के बढ़ाने या घटाने से हमारा उसका सीडियोपोडिया बनता है और फूड को कैप्चर कर लेता है। Which take inside the cell and form the food vacuole, जो सेल के अंदर ले जाता है और क्या बनाता है, एक फूड वैक्यूल बना देता है। द फूड वैक्यूल विच एक्ट एज ए टेम्परेरी स्टमक, जो फूड वैक्यूल है वो किसकी तरह काम करता है, एक टेम्परेरी पेट की तरह काम करता है। इनसाइड द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड है, जो कॉम्प्लेक्स फूड, जो सॉलिड फूड था, जो इनटेक हुआ था, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर, छोटे छोटे टुकड़ों में डिफ्यूजन, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो डिफ्यूज हो जाता है साइटोप्लाज्म में। जो छोटे छोटे टुकड़ों में सिंपलर फॉर्म में, सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो साइटोप्लाज्म में वो फूड क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा और उस सेल को एनर्जी मिलेगी। लेकिन कुछ फूड जो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज नहीं हुआ, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो अनडाइजेस्टेड फूड, वो क्या होगा, फूड मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रो आउट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द सेल। और अनडाइजेस्टेड फूड जो अमीबा ने डाइजेस्ट, जो डिजोल्व फॉर्म में नहीं कर पाया, तो वो क्या होगा, दैट इज एक्सक्रीट आउट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द सेल के किसी भी पार्ट से वो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाएगा। किसमें, अमीबा में। अमीबा के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसी पैरामीशियम इज आल्सो यूनिसेलुलर, उसमें भी क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन सा, होलोजोइक। अमीब पैरामीशियम विच हैज ए फॉल्स फीट कॉल्ड सीलिया, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे फॉल्स फीट सीलिया, जैसे ये रहा एग्जांपल देखिए, उसमें क्या होते हैं, सीलिया, विच टेक फूड एट द स्पेसिफिक स्पॉट, वो क्या लेता है, सीलिया कहते हैं। जैसे ये यहाँ पर ये है सीलिया, यहाँ पर क्या है इसके, सीलिया, ये सीलिया है। वो क्या होता है, इस सीलिया के थ्रू फूड पार्टिकल, सीलिया जो है इस फूड पार्टिकल को क्या करेगा, अंदर ले जाएगा और एक पर्टिकुलर स्पॉट पर फूड को क्या ले जाएगा, स्टोर कर लेगा। और ये जहां पर स्टोर करेगा वो किसकी तरह काम करेगा, एक्ट एज ए फूड वैक्यूल की तरह काम करेगा, विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। मींस जो हमारे सीलिया हैं, सीलिया जो है पूरे सरफेस को कवर करते हैं, मींस सीलिया जो है पैरामीशियम के सारे सरफेस को कवर करते हैं, जो ना केवल फूड को अंदर ले जाने में हेल्प करते हैं, इसके अलावा जो सीलिया हैं वो क्या करते हैं, इस पैरामीशियम को आगे लोकोमोशन में, मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। जो सीलिया में जो मूवमेंट होती है, सॉरी, जो पैरामीशियम में जो मूवमेंट होती है, जो पैरामीशियम आगे की तरफ जाएगा वो इन सीलिया की वजह से जाता है। तो सीलिया का काम केवल फूड को एक पर्टिकुलर स्पॉट पर नहीं पहुंचाने का है, उसके अलावा पैरामीशियम जो मूवमेंट करता है वो सीलिया की वजह से ही करता है। जब वो फूड एक पर्टिकुलर स्पॉट पर चला जाएगा तो वहां पर क्या बना देगा, एक फूड वैक्यूल बना देगा, और वो वेयर द डाइजेशन विल टेक प्लेस, उस फूड वैक्यूल में डाइजेशन होगा, मींस कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म, और वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डाइजेस्टेड होके वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाएगा। और जैसे ही साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाएगा तो पैरामीशियम को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और अनडाइजेस्टेड फूड, वो छोटे छोटे पोर्स पैरामीशियम में होते हैं, वो पैरामीशियम से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाएगा। डाइजेस्टेड फूड टेकन अप एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या करेगा, उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा जो डिजोल्व फॉर्म में, लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड वो बाहर निकल जाएगा। किसमें, पैरामीशियम में। न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हमने अमीबा में पढ़ा और जो हमने पैरामीशियम में पढ़ा, दोनों में क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारा क्या है, कौन कौन से आते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होते हैं, जिसका मतलब सिंपल डेफिनेशन में क्या था, टेकिंग ऑफ सॉलिड फूड इनसाइड द बॉडी एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट होता है सिंपलर फॉर्म में बॉडी के अंदर ही। इंजेशन का मतलब है इनटेक ऑफ फूड मटेरियल, फूड को अंदर लेना, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड फूड को अंदर बॉडी के अंदर लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंजेशन।
डाइजेशन का मतलब क्या है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है, जो कॉम्प्लेक्सिटी फूड की है, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन इज द प्रोसेस या न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म में, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म में। तीसरा कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन, जो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, डिसॉल्व फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो क्या होगा, वो एब्जॉर्ब करेगा उस फूड में जो न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और ग्लूकोज, उन न्यूट्रिएंट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब क्यों करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, किसको, उस डिसॉल्व फूड को, उस सिंपलर फूड को, और फिर उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेट करेगा, मींस उसको पहुंचाएगा कहाँ, जो डाइजेस्टेड फूड है, जो सिंपलर फूड है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ बाय द ब्लड, ब्लड ने स्मॉल इंटेस्टाइन में उस फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो क्या करेगा, उस फूड को पहुंचाएगा, मूवमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट टू गेट द एनर्जी। जो फूड डाइजेस्ट हुआ था, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया था, उसको क्या ब्लड क्या करेगा, पहुंचाएगा टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, किस लिए, एनर्जी गेट करने के लिए, ताकि सेल को एनर्जी मिले। और फिर कुछ फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो क्या होगा, बॉडी से निकल जाएगा, तो उसे बोलते हैं इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। बॉडी के अंदर से जो फूड वेस्ट था, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था, वो शरीर से निकल जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, इजेशन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग हम करेंगे अगला टॉपिक, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में, और वो तीन, ये सारे के सारे प्रोसेस उसमें होंगे। एलिमेंट्री कैनाल is basically a long tube extending from the mouth to anus. whole process take place in the alimentary canal। जो न्यूट्रिशन इन अमीबा में है, ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बीइंग में भी क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इस जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन बीइंग में, वो मेनली एलिमेंट्री कैनाल में होता है। और जितने भी ऑर्गन इस डाइजेशन प्रोसेस में आते हैं, वो पार्ट किसके कहलाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट कहलाते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो मुंह से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है, और वेयर द डाइजेशन ऑफ फूड विल टेक प्लेस। इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल में कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर फूड में कन्वर्ट होता है, और वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट होता है, वो किससे, एनस से। और ये सारे के सारे डाइजेशन प्रोसेस किस में होता है, एलिमेंट्री कैनाल में। यहां तक हम करेंगे। नेक्स्ट टाइम जो बचा हुआ पोर्शन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा साइंस और मैथ के क्वेश्चन के वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले। प्लीज इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फॉर टुडे।